हम बात कर रहे थे आपके समक्ष भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत नाटक और प्रहसन जो है भारत दुर्दशा के बारे में, जो 1880 में लिखा गया था। इसके कुछ बिंदुओं पर हमने चर्चा की थी। अब आगे चर्चा करते हैं नाट्य रासक भारत दुर्दशा, इसके कथानक और इसके आगे की कड़ियों के बारे में। भारत दुर्दशा, भारतेंदु जी ने अपने नाटक भारत दुर्दशा को नाट्य रासक या लास्य रूपक कहा है, परंतु शास्त्रीय दृष्टि से यह नाट्य रासक नहीं है। शारदा तैने में अपने ग्रंथ भाव प्रकाश में नाट्य रासक को केवल नृत्य गीत वाला नाटक कहा है। जैसे इसमें एक अंक की अपेक्षा 6 अंक हैं। बासक संज्ञा नायिका का प्रश्न इसमें नहीं है। इसमें नायक भारत में उदात्तता के लक्षण भी नहीं है। पीठ मर्द उपनायक के लक्षण भी प्राप्त नहीं होते हैं। डॉक्टर दशरथ ओझा ने तो इसे प्रचंड शत्रु माना है। इसी प्रकार भारत दुर्दशा, सत्यनाश, फौजदार, अंधकार, नृत्य आदि, इस प्रकार भारत दुर्दशा नाट्य रासक में लक्षण को छोड़कर सभी लक्षण प्राप्त हैं। अतः भारत दुर्दशा नाटक को नाट्य रासक की संख्या देना उपयुक्त नहीं प्रतीत होता। भारतेंदु जी ने इस विषय की स्वतंत्रता ही बढ़ती है। अब देखते हैं अगला बिंदु कथानक के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बतलाया था कि किसी भी नाटक के 6 तत्व होते हैं। उनमें पहला तत्व होता है कथानक, दूसरा पात्र एवं चरित्र चित्रण, तीसरा देश संवाद योजना, चौथा देश काल वातावरण, पांचवा भाषा शैली और छठा उद्देश्य। और इन सब के अतिरिक्त चूंकि मंचीय दृष्टि से जब नाटक को खेला जाता है तो 2-3 चीज बातें हो रही, रंगमंच, अभिनय और संकलंत्र। ये 9 चीज़ें मिलाकर किसी भी रंगमंची नाटक के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। तो आइए हम चर्चा करते हैं इसके कथानक के बारे में। भारत दुर्दशा एक प्रतीक नाटक कहा जा सकता है जिसमें परंपरागत रूप से कथानक का निर्वाह नहीं हुआ है। इस नाटक में घटना चक्र का विधान भी बहुत क्षीण है, क्योंकि भारतेंदु ने यह नाटक एक खास उद्देश्य से लिखा है। यह नाटक अंधेरे नगरी से नाटक के पहले का है। भारत दुर्दशा 1880 के बाद उन्होंने अंधेरी नगरी 1881 लिखा था। एक साल में एक शिल्प में काफ़ी परिवर्तन हुए थे। उनकी सोच यही रही होगी एक नाटक में सब कैसे कैसे व्यक्त किया जाए। भारत दुर्दशा एक करुण प्रधान नाटक है, जबकि अंधेरी नगरी प्रहसन है। भारत दुर्दशा में भारतेंदु भारत की दुर्दशा पर बहुत दुखी हैं। वो लिखते भी हैं, आओ सब मिलकर रोवें भारत भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा देखी न जाई। तत्कालीन स्थिति का वर्णन उन्होंने किया है, बहुत सटीक वर्णन उन्होंने किया है। और उसमें लिखा भी है कि भारत की दुर्दशा कैसी हो गई, अंग्रेजों ने किस तरह से भारत को पराधीन और परतंत्र बना दिया है। एक तो यह है, यहाँ पर है सोच रहे हैं कि वह रोना और संगठनकारी माध्यम बन सकता है, यानी मिलकर रोना, यानी एक सब दुख महसूस करें तो उस पीड़ा में कुछ परिवर्तन की आकांक्षा को जन्म लेगी। तो वे कह रहे हैं जैसा ही दुख महसूस करो, जैसे कि भारत का दुख कहा जा सकता है, उसे अनुभव करो और रो, ताकि बेचैनी पैदा हो और लोगों को इसकी जानकारी पता लगे कि संगठित रूप में इससे हम परिवर्तन की आकांक्षा बनकर वे सामने आए हैं। यह तो है एक रूप, पर बाद में उनको लगा कि रोना तो रोना की कोई बात नहीं है, स्थितियों पर हंसा भी जाए। ऐसी स्थिति में हंसकर भी वह प्रतिकार की मुद्रा का बखान करते हैं। देखिए, नाटक के जो 6 अंक हैं उनके प्रथम 2-3 चरण जो अंक हैं उसमें ऐसा लगता है कि भारत की वस्तु स्थिति बहुत बेकार हो गई है, दुर्दशा वाली हो गई है। लेकिन जब कवि और दूसरे लोग बैठकर एक जगह चर्चा करते हैं तो हास्यमुख का भी उसमें वर्णन किया गया है। इसलिए भारत दुर्दशा की कथानक में वैसी नाटकीयता नहीं है जैसी अंधेर नगरी के कथानक में होनी चाहिए। भारत दुर्दशा नाटक भारतेंदु प्रतीकात्मक ढंग से उन नाटकों को उजागर करते हैं जो भारत की दयनीय स्थितियों के उत्तरदायी है। वस्तुतः भारत दुर्दशा नाटक में अतीत और वर्तमान का संघर्ष चलता है, ये देखने वाली बात है। अतीत गौरव में है जबकि वर्तमान बहुत दयनीय है। इस संघर्ष का एहसास नाटक के अंत तक बना रहता है। आपने देखा होगा, भारत सोने की चिड़िया कहा जाता था। वर्तमान परिप्रेक्ष्य 1880 में क्या स्थिति थी, परतंत्र था। भारत वाक्य कहता है इस बात को कि हाँ, भारतवर्ष को ऐसी मोह निद्रा ने घेर लिया है कि अब इसके उठने की आशा नहीं है। अर्थात अतीत और वर्तमान का समन्वय बड़े दूर से दिखलाई देता है और ऐसा दिखलाई देता है कि मानो यहाँ की स्थिति बहुत खराब होती जा रही है। फिर वो अतीत की बात करता है कि जिस भारतवर्ष का सिर व्यास, वाल्मीकि, कालिदास, पाणिनि, शाक्य सिंह, बाणभट्ट प्रभृति कवियों ने नाम मात्र से सारे संसार में ऊंचा कर रखा था, उस भारत की ये दुर्दशा हो रही है।
दुर्दशा भी कैसी, जिस भारतवर्ष के राजा चंद्रगुप्त और अशोक का शासन रूस तक माना जाता था, उस भारत की यह दुर्दशा। भारत में राम, युधिष्ठिर, नल, हरिश्चंद्र, रतिदेव, शिवी आदि ऐसे चरित्र रहे हैं, उस भारत की यह दुर्दशा। सूर्य पश्चिम से उदा चला आता था, अब सोने का समय नहीं है, अंग्रेजों राज्य से उठकर हमें उठना होगा। ये भारत की दुर्दशा का वो चित्रण करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि भारत तेरी क्या दशा हो गई है, हे करुणा के सागर, तेरी स्थितियाँ कैसे बदलती जा रही हैं, लोग तुझसे कैसे दूर होते जा रहे हैं, इस स्थिति का भी चित्रण उन्होंने बहुत प्रभावी ढंग से किया है। अब देखना यह है कि भारत की स्थिति किस प्रकार बदलती जा रही है। उन्होंने एक जगह लिखा है कि भारत भाई उठो, अब देखो दुख नहीं सहा जाता, कब तक बेसुध रहोगे, उठो, देखो तुम्हारी संतानों का नाश हो गया है, छिन्न भिन्न होकर सब नरक की यातना भोगते हैं, उस पर भी नहीं चेतते, हाय मुझसे तो अब दशा नहीं देखी जाती। भारत दुर्दशा की स्थिति में अंग्रेजों के सामने, वो कहने का मतलब ये है कि भारत के जो लोग हैं वो एकाग्रचित होकर एक संगठन में नहीं रहकर अंग्रेजों का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, टूट फूट से इधर उधर पड़े हुए हैं, अंग्रेज उनके मौके का फ़ायदा उठा रहे हैं, इसलिए भारत की स्थिति ऐसी हो गई है। जब भारत ऐसा मेरा मित्र इस दुर्दशा में पड़ा हुआ है तो उसका उद्धार कोई नहीं कर सकता, मेरे जीने को धिक्कार है, और मैं भारत के साथ संबंध की ऐसी दशा को देखकर मैं जीता रहा हूँ तो बड़ा कृतज्ञ हूँ। हाँ विधाता, तुझे यही करना था, अब धैर्य नहीं है, और कमर से कटार निकालकर भाई भारत मैं तुम्हारे ऋण से छूटता हूँ, मुझ में वीरों का कर्म नहीं हो सकता, और इसी भाव को उरण होता हूँ, हाथ उठाकर जन्म जन्म भारत का सा मुझे भाई मिले, और भारत का मुंह चूमकर और गले लगाकर अब मिल लो भैया, अब मैं विदा होता हूँ, और कटार का छाती में आघात करता है, साथ ही जवनिका का पतन हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि उस दुर्दशा से, दुखांत स्थिति को देखकर लोग भी परेशान हो गए थे, और भाग्य विधाता है वो भी भारत के साथ नहीं चल पाया था, और ये स्थिति उनकी हो गई थी कि उन्होंने काटी में इस कटार से अपनी छाती में घूमकर मृत्यु को प्राप्त कर लिया था। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब इस कथा का जो कथानक जो निकल कर आता है वो यही निकल कर आता है कि इस कथा में जो प्रारंभिक स्थिति 4 अंकों की है, 3 अंकों की है, वो उसमें सकारात्मकता की स्थिति है, उल्लास का वातावरण, योजनाओं का है, लेकिन अंत में जो अंग्रेजों के द्वारा, जो शासन के द्वारा जो भारत को के लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, भारत के लोग विखंडित होकर पड़े हुए हैं, उसका परिणाम ये होता है कि भारत बेसुध होकर गिर जाता है, और उसके साथ भारत का भाग्य है वो भी कटार लगाकर मर जाता है। अर्थात यह इसका कथानक संपूर्ण होता है।